गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम लोग आर्टिकल 17 को डिस्कस करने जा रहे हैं। आर्टिकल 17 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के एक फंडामेंटल राइट में से है। ये टॉपिक सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस प्रोफेशनल के इलेक्टिव पेपर जो 9th पेपर है उसमें के लिए भी यूजफुल है। इसके अलावा जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनका पॉलिटी सब्जेक्ट का ये एक हिस्सा है और अदर लॉ एस्पिरेंट्स जो है उन सभी के लिए भी जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए आर्टिकल 17 के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आर्टिकल 17 जो है ये अनटचेबिलिटी की बात करता है। अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी का मतलब क्या होता है? छुआछूत, छुआछूत। दोस्तों, ये बहुत ही आयरॉनिकल सिचुएशन है ह्यूमन लाइफ में कि जिस चीज को छूने से प्यार बढ़ सकता है वो नहीं करना, और जिस चीज को छूने से प्यार कम हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, वो लोग ज्यादा करते हैं। यानी कि इंसान को छूने से लोग डरते हैं कि कोई छोटा है, कोई बड़ा है, किसी को जन्म के आधार पे, जाति के आधार पे, या किसी को कोई बीमारी हो गई उसके आधार पे, जबकि लोगों के जख्मों को लोगों को छूने में बड़ा मजा आता है और जिससे तकलीफ ज्यादा होती है। जबकि इंसान को छूने से बीमारियां नहीं फैलती, किसी की जाति नहीं बदल सकती, किसी का स्वभाव नहीं बदल सकता, कुछ नहीं होता है। होता क्या है? सिर्फ प्यार बढ़ता है। लेकिन हमारे समाज में ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये छुआछूत की भावना आज से नहीं, जमाने से चलता आ रहा है। तो आइए इस चीज को देखते हुए हमारे संविधान में भी इस चीज को हमारे सरकार ने ये कोशिश किया कि अपने समाज से इस चीज को दूर किया जाए और इसके लिए एक कड़ा प्रावधान बनाया कि और इसे किसी भी सूरत में माफी के लायक नहीं रखा। यानी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं कि आप ये कर सकते हैं लेकिन ऐसे सिचुएशन में नहीं भी कर सकते हैं, या ये आपको नहीं करना है लेकिन ऐसे सिचुएशन में करना है। यानी कि कुछ एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं, बट दिस इज ओनली वन फंडामेंटल राइट which is very much absolute. There is no any exception, there is no any provision. So one should have to comply the provision of Article 17, and nobody is allowed in the India to adopt the untouchability. तो आइए हम इसमें बात करें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में जो है, जो ये फंडामेंटल राइट है, आप जानते हैं हमने आर्टिकल 13, 14, 15, 16 सारे पढ़े, 12 पढ़ा, जिसमें से आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक हमें पार्ट है कि राइट ऑफ इक्वालिटी की बात की गई है, एंड दिस इज वन ऑफ दैट पार्ट। और ये पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट जो हमारा है वो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट है, जिसमें से 14 to 18 राइट ऑफ इक्वालिटी की बात करता है, जिसमें से 17 जो है ये बात करता है अनटचेबिलिटी एबोलिशन की। तो ये कहां है? ये प्रोविजन मेंशन है, दैट प्रोविजन इज मेंशन्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 17। कॉन्स्टिट्यूशन का लैंग्वेज यदि हम देखें तो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का लैंग्वेज है कि अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड। ध्यान से इसे सुनिएगा। अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इज इन एनी फॉर्म फॉरबिडन। यानी कि अनटचेबिलिटी खत्म कर दी गई है और इसका प्रैक्टिस किसी भी तरीके से बिल्कुल ही मना किया गया है। यानी कि ये माफी लायक नहीं है, बिल्कुल ही इस पे रेस्ट्रिक्शन है, प्रोहिबिशन है कि आप अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस अडॉप्ट नहीं करेंगे। एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी पनिशेबल इन द आइज ऑफ लॉ। किसी भी तरीके का अनटचेबिलिटी आप अडॉप्ट करते हैं और जिससे यदि किसी भी तरह की डिसेबिलिटी आती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम किसी को आती है,
तो उसे माफ किसी हालत में नहीं किया जाएगा, और यू शैल बी पनिशेबल इफ यू हैव प्रैक्टिस्ड द form of untouchability in any way and somebody has been disabled for that. In that case you shall not be absolved and you will be punishable in the eyes of law. तो ये जो है सो कॉन्स्टिट्यूशन का है। यदि इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात हम करें तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम आर्टिकल 17 की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 17 की बात में जो कर रहे हैं, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस वजह से लाया गया था क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे जैसे कि छुआछूत सबसे ज्यादा मुख्य रूप से किस चीज का है, जाति पाति के आधार पे है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो कमेटी थी उसके चेयरमैन थे, और उन्हें अपने जीवन में इस दुर्भावना को बहुत अधिक झेलना पड़ा था, इसलिए वह इस पीड़ा को बहुत अच्छी तरह से समझते थे। तो इन्होंने इस प्रावधान को रखा, और हमारे सोसाइटी में दुख की बात यह है कि अभी तक ये व्याप्त है। तो हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर रहे थे, तो उस समय में हमारी सोसाइटी में कास्ट सिस्टम जो था, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी जो थी, ये बहुत ज्यादा चल रही थी, डिस्क्रिमिनेशन का भावना था। तो इस चीज को खत्म करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इस एविल को खत्म करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 के फॉर्म में अनटचेबिलिटी को दूर करने का प्रोविजन लाया गया, और इसने कहा कि इट मैंडेट्स अनटचेबिलिटी इज इरेडिकेटेड इन ऑल फॉर्म्स, मींस कि किसी भी तरह के अनटचेबिलिटी को दूर करना है और इसे जो है सो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फर्दर हम यदि देखें आर्टिकल 17 को, आर्टिकल 17 क्यों आया, तो शुरुआत में ही हम बात कर सकते हैं। ये जो छूने से जो है सो लोगों को बीमारी होती है, छुआछूत की जो भावना वाले लोग होते हैं, ऐसे ही लोगों की वजह से आर्टिकल 17 में आया। यानी कि उन लोगों को कोई समस्या नहीं है जो जात पात धर्म समाज के भेदभाव को भूलकर और प्यार से इंसानियत की भावना को जिंदा रख के रहना चाहते हैं, उनके लिए आर्टिकल 17 से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग इस प्रवृत्ति के हैं, जो लोग इस थॉट के, इस बिलीफ के हैं कि पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर क्लास इज लोअर क्लास, दैट मस्ट बी अनटचेबल, तो ऐसे लोगों के लिए आर्टिकल 17 एक हथियार के रूप में आया था। आर्टिकल ये जो है, ये सिर्फ स्टेट से ही नहीं सुरक्षा देता है, ये प्राइवेट इंडिविजुअल पे भी लागू होता है। क्योंकि सीधी सी बात है कि स्टेट ने तो आर्टिकल के हाथ में जो था कि आर्टिकल ने नौकरी देना, या किसी जेंडर कास्ट बेस पे जो है सो किसी के नौकरी में, या किसी पब्लिक प्लेस पे जो है सो उसके लिए तो 15-16 बना दिया। लेकिन भैया अब आप जो है सो छुआछूत की भावना कर रहे हो, समाज, उसी समाज में वो भी है, उसी समाज में आप भी हो, आप भी इंसान हो, वो भी इंसान है, तो वहां पे क्या किया जाए, तो वहां पे तो आर्टिकल 17 को लाना ही पड़ा। और इस वजह से आर्टिकल 17 सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट में नहीं है कि कोई स्टेट यदि छुआछूत करता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है, अनटचेबिलिटी करता है, बल्कि यदि प्राइवेट इंडिविजुअल, हम आप जैसे समाज में रहने वाले लोग भी इस तरह से कुछ अनटचेबिलिटी की भावना रखते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी के अगेंस्ट में आर्टिकल 17 काम करता है। ये स्टैट्यूटरी ड्यूटी है स्टेट की कि यदि कोई पर्सन इस तरह का फंडामेंटल राइट का किसी का वायलेशन करता है और अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को अडॉप्ट करता है, तो उसके अगेंस्ट में एक्शन लेगा। मैंने बताया आपको कि आर्टिकल 17 जो है ये एक एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट है, मींस कि इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई ऐसा इसमें सिचुएशन नहीं दिया गया है कि जिसकी वजह से आप अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को अडॉप्ट कर सकते हैं। नहीं करना है मींस नहीं करना है। और अनटचेबिलिटी जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये किसी एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है। यदि हम बात करें कि अनटचेबिलिटी के टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो टाइप्स तो किसी आपकी सोच पे ही से ही शुरू हो जाती है कि यदि आपकी सोच ऐसी है, किसी व्यक्ति की सोच ऐसी है, तो वहीं से शुरू होती है। लेकिन मैंने कोशिश किया है कि इसे कुछ टाइप जो प्रिवेल्ड टाइप है तो उनको बात करें। प्रीचिंग अनटचेबिलिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बड़े सारे धर्म गुरु होते हैं हर जाति हर समाज में, जो अपने आप को सो कॉल्ड स्कॉलर, सो कॉल्ड रिलीजियस पर्सन मानते हैं। खास करके उन लोगों की आदत होती है कि वो अनटचेबिलिटी की प्रीचिंग बहुत ज्यादा करते हैं, इसे मंदिर में नहीं घुसने देना, इसे मस्जिद में नहीं घुसने देना, इसे ये नहीं करने देना, इसके हाथ का पानी नहीं पीना। तो ये सारी चीजें जो है
इस तरह की प्रीचिंग जो है ये बिल्कुल ही अनटचेबिलिटी के कैटेगरी में आता है, जो आर्टिकल 17 के अगेंस्ट है। यदि कोई पर्सन है, उसे किसी पूजा स्थल पे नहीं आप पहुंचने देते हैं, यानी कि मंदिर, मस्जिद या चर्च में कि जो तुम इस कास्ट से बिलोंग नहीं करते हो, तुम ब्राह्मण नहीं हो, तो तुम हिंदू नहीं हो, तो तुम ये नहीं हो, इस वजह से तुम्हें यहां पे नहीं आने दिया जाएगा, ये भी एक तरह की अनटचेबिलिटी ही है। जस्टिफाइंग अनटचेबिलिटी ऑन ट्रेडिशनल, रिलीजियस, फिलोसफिकल और अदर ग्राउंड्स मीन्स कि यहां पे ये चीज जो कहता है कि चूंकि मैं फलाने जाति से बिलोंग करता हूं, इस वजह से मुझे ये चीज करना पड़ेगा। तो ये अपना जस्टिफिकेशन जो आपका देना है ना कि मैं जो है हिंदू हूं, हिंदू में मैं पंडित हूं, या मैं जो है पर्टिकुलर क्लास से हूं, तो इस चीज को यदि आप करते हैं, हिंदुओं के वर्ण व्यवस्था में माना जाता है कि ब्राह्मण सबसे उच्च जाति होते हैं। और उच्च जाति, मैं आपको पहले भी कई बार जो ऐसी चीज कह चुका हूं कि हिंदू की जो वर्ण व्यवस्था बनी हुई है, जो हमारे धर्म ग्रंथों में है, वो जात के आधार पे नहीं, कर्म के आधार पे है। लेकिन आज के समय में ये कास्ट सिस्टम जो है, वो हमने कास्ट सिस्टम ये जाति के आधार पे बना दिया गया है उन लोगों द्वारा जिन्हें की अपनी दुकानें चलानी थी, धर्म की दुकान चलानी थी, उन लोगों ने ये चीजें किया। तो ये चीज कि मैं इस पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता हूं, इस पर्टिकुलर रिलीजियस फिलोसफी से, रिलीजन से बिलोंग करता हूं, ये हमारी फिलोसफी है, तो ये चीज भी नहीं एक्सेप्टेबल है। और ये भी माना जाता है क्या कि ये अनटचेबिलिटी का टाइप है। किसी को भी पब्लिक प्लेस पे, शॉप्स पे, होटल्स में, क्लब में, इस तरह के किसी पब्लिक एंटरटेनमेंट के प्लेस पे जो है सो आने से मना करना, ये भी अनटचेबिलिटी का टाइप माना जाता है। जहां पे जैसे कि सरकार ने जगह जगह पे आप जानते हैं कि राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, इन सब जगहों पे, और कई राज्य हैं जहां पे पानी की बड़ी दिक्कतें होती है। ऐसा नहीं होता है कि हर आदमी जो है सो अपने घर में, क्योंकि वहां पे पानी जो मिलता है वही बड़े मुश्किल से मिलता है, तो हर पर्सन अपने घर में नल लगवा ले या बोरिंग में बोरवेल करवा ले, इतना अफोर्ड कर पाना सबके लिए मुश्किल होता है। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होते हैं कि सरकार ये व्यवस्था करती है कि पब्लिक जगह प्लेस पे टैप वगैरह का इंतजाम करती है, बोरवेल वगैरह कर लगाती है, और वहां से वो इसके लिए लगाते हैं कि हर तरह के लोग जो है, जिन्हें भी पानी की असुविधा है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो यहां से अपना पानी भर के ले जा सकते हैं। लेकिन वहां पे भी किसी को रिस्ट्रिक्शन करना, आप एक चीज देखे होंगे कि जो उच्च वर्ग के लोग अपने आप को मानते हैं, वो पहले पानी भर ले रहे हैं और वो पानी बर्बाद भी कर रहे हैं, और उस चक्कर में क्या होता है कि पानी जो है खत्म हो गया और बाकी लोग जो है सो वैसे ही रह जाते हैं। तो ये चीज जो है, ये भी अनटचेबिलिटी है। किसी की बेइज्जती करना कि तुम फलाने कास्ट से बिलोंग करते हो, तुम एससी हो, तुम एसटी हो, तुम ओबीसी हो, या तुम ये हो, तुम फलाने जगह से हो, तो ये भी चीज जो है, ये भी अनटचेबिलिटी के क्लास में आता है। किसी भी पर्सन को हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या हॉस्टल्स जो कि पब्लिक बेनिफिट के लिए बनाया गया है, वहां पे एंट्री करने देने से मना करना, दैट इज ऑल्सो इन द क्लास ऑफ अनटचेबिलिटी। अब आर्टिकल 17 जो है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन हमने देखा, तो आर्टिकल 17 में 2 डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन क्या क्या चीजें हैं कि इट डिक्लेयर्स दैट अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड। अनटचेबिलिटी क्या हो गया है? एबोलिश्ड, and its practice in any form is forbidden। पहली बात क्या चीज कह रहा है कि अनटचेबिलिटी एबोलिश, खत्म हो चुका है, और किसी ने इसको जो है सो प्रैक्टिस अडॉप्ट करने की कोशिश की, दैट इज फॉरबिडन। दूसरा क्या कहता है? एक तो ये जो है सो प्रोक्लेमेशन है, ये डिक्लेरेशन आर्टिकल 17 का। दूसरा डिक्लेरेशन क्या है कि इट प्रोक्लेम्स दैट एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी, मींस क्या चीज कहता है भैया? खत्म हो चुका है, माफ नहीं किया जाएगा। और यदि किसी ने इस तरह का जो है सो व्यवहार किया, मींस whoever anybody have practiced the untouchability and there is any disability being arising to any person, that must be considered as an offense which is punishable in the eyes of law। तो माफ नहीं किया जाएगा, इतना तो है। तो कैसे नहीं माफ किया जाएगा? He must be punishable in the eyes of law। द पार्लियामेंट, तो ये चीजें जो है सो आर्टिकल 17 में तो इतनी बात लिखी थी, साफ साफ कह दिया गया था कि अनटचेबिलिटी खत्म हो चुकी है,
भाई साहब आपको ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई SC ST OBC ब्राह्मण क्षत्रिय ठाकुर सिया सुन्नी ये सब कुछ भी नहीं करना है, हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं चलेगा। ये बात तो एक है ही। दूसरी बात कहा, यदि आपने किया तो ये फॉरबिडन है, यदि आपने किया ये पनिशेबल इन द आइज ऑफ लॉ है। यदि किसी को खास करके कोई दिक्कत होती है तब तो फिर आप बिल्कुल ही माफ नहीं किए जाओगे, यानी कि इसमें सजा है। लेकिन क्या सिर्फ इतने प्रोविजन से ये खत्म हो जाएगा? खत्म तो आयरॉनिकली जो आज भी नहीं हुआ है, बहुत जगहों पे बहुत ज्यादा है। हालांकि कंपैरेटिवली बहुत हद तक ये चीजें खत्म हुई है, जो जिसमें गवर्नमेंट की भी जो है सो कुछ अपने स्टेप्स हैं, कुछ जो है लोगों में भी अवेयरनेस आया है, एजुकेशन सिस्टम में भी जो है सो बढ़ा है, लोगों में साक्षरता आई, लोग लिटरेट हुए, लोग एजुकेटेड हुए और लोगों में ये चीज समझ में आई कि इस तरह का प्रैक्टिस बिल्कुल ही अवॉइड होना चाहिए, किया जाना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि इस चीज को खत्म करने के लिए कुछ लॉ वगैरह भी बनाया। इसमें सबसे पहले क्या चीज बना था? अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955। इसमें क्या चीज कहा गया था कि इस तरह का जो ऑफेंस होगा, मतलब इस तरह का प्रैक्टिस ऑफेंस है और इस ऑफेंस के लिए 6 महीने से तक की सजा और 500 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। पहली बार यदि आप करोगे तो, पहली बार करोगे तो 6 महीने तक की सजा या 500 रुपए तक का जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं। फर्दर जो है सो, लेकिन आप ढीठ हो, कोई व्यक्ति कुछ ज्यादा ही ढीठ है, कुछ ज्यादा ही वो धार्मिक बनने लगता है, और जिसे धार्मिक नहीं, धार्मिक होने का ढोंग भरना कहेंगे, तो जो इस अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं और सब्सिक्वेंटली फिर से ही ऑफेंस करते हैं, तो इस अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट के तहत कहता है कि यदि कोई सब्सिक्वेंट ऑफेंस करता है तो उस केस में उसे दोनों ही होगा और इसके लिए इसका पनिशमेंट जो है वो बढ़ाया जा सकता है। कोई भी कैंडिडेट जो पार्लियामेंट में होगा और जिसके अगेंस्ट में इस तरह की बात प्रूव की हो जाएगी, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में, वो फिर इलेक्शन के लायक नहीं रह जाएगा, वो इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता है यदि उसके अगेंस्ट में इस तरह का प्रूव हो जाता है। तो फर्दर एक दूसरा एक्ट था, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1976। ये चीज जो था ये और कुछ नहीं, जो अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट जो था उसी को अमेंड किया गया और ये का नाम पड़ा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1976। इसमें चीज क्या कहा गया? इसमें सिंपली जो है, जो 6 महीने और 500 की बात थी, उसे 2 साल और 2000 रुपए तक का प्रोविजन डाल दिया गया कि इसमें 2 साल तक की सजा हो सकती है और 2000 तक का फाइन किया जा सकता है, और दोनों ही एक्ट को ऑफेंस जो है सो माना जाएगा। फर्दर 1989 में SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 आया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। ये SC ST के लिए, SC वगैरह के लिए, खास करके जो शेड्यूल कास्ट है उनके डिफेंस के लिए जो है सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, यानी किसी के साथ यदि किसी को प्रताड़ित किया जाता है उनके जाति की वजह से, लाइसेंस फॉर अपर कास्ट एसेट्रा, मतलब कि आप जो है ब्राह्मण परिवार में जन्म ले लिए, आप राजपूत परिवार में जन्म ले लिए, और इसके आधार पे यदि आप किसी के साथ एट्रोसिटी करते हैं कि वो पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करता है, तो आपके लिए ये बहुत ही सख्त कानून बनाया गया था। यहां पे क्या चीज कहता है कि सिर्फ इतना ही नहीं, आप ही को नहीं सजा दी जाती है, जो विक्टिम्स होते हैं उन्हें भी रिलीफ किया जाता है। स्पेशल कोर्ट और स्पेशल पुलिस भी इसके लिए इस एक्ट के तहत कहा गया है कि बनाया जा सकता है। कुछ केसेज में तो पुलिस जो है ये SC और ST कम्युनिटी के मेंबर को सेल्फ डिफेंस के लिए, ध्यान रखिएगा, सेल्फ डिफेंस के लिए, क्योंकि बाद में ऐसा नहीं हो कि किसी को यदि दे दिया गया और वो उसका आर्म्स दिया जाएगा, तो आर्म्स दिया जाएगा और उसके बाद जो है वो उस बेस पे कि चूंकि मुझे तो पुलिस ने दिया है, सरकार ने दिया है, तो वो अलग दादागिरी करने लगे। यदि ये प्रूव हो जाएगा कि ये सेल्फ डिफेंस के बदले में लोगों को परेशान कर रहा है, तो फिर उल्टा उसे सजा हो सकती है। तो ये सारी चीजें जो थी
ये अनटचेबिलिटी के बारे में प्रोविजंस दिए हुए हैं। इसके बाद कुछ केस स्टडीज हैं, उस केस स्टडीज को भी जो है हम देखते हैं और उस केस स्टडी में बेसिकली हम इसमें से जो जिस्ट है उसको चर्चा करते हैं। तो पहले जो है सो मैं आपको ये चीज बता दूं, एक बार जो हमने अभी स्टडी किया है उसके बारे में तो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, एक बार रिव्यू कर लेते हैं। अनटचेबिलिटी क्या चीज है? अनटचेबिलिटी छुआछूत की, छूंगा नहीं मैं तुझे, छुआछूत की भावना, छुआछूत का प्रैक्टिस यदि कोई अडॉप्ट करता है, दैट इज कॉल्ड अनटचेबिलिटी। प्रोविजन फॉर एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज मेंशन्ड provided under Article 17 of the Constitution of India. Article 17 itself says two things. This is that untouchability is abolished and it is forbidden by law in case any person, anybody adopt or any person practices untouchability, he must be punishable in the eyes of law. This is the only provision under Constitution which is absolute provision. Untouchability, the Article 17 is not only against the state, but it is also against the private individual. Nobody can adopt, nobody can practice untouchability. कुछ लॉ बनाए गए अनटचेबिलिटी को दूर करने के लिए, जिसमें से सबसे पहले जो है 1955 में अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट ऑफ 1955 बना था, जिसमें ये चीज क्या कहा गया था, यदि कोई पर्सन पहली बार इस तरह से ऑफेंस करता है, इन दैट केस ये चीज है कि उसे 6 महीने तक की सजा और 500 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है या दोनों ही हो सकता है। यदि कोई फर्दर इस चीज को करता है तो उस केस में उसे दोनों ही होगा। इवन जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं और उनके अगेंस्ट में इस तरह का अनटचेबिलिटी का साबित हो जाता है, ही शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर द टू स्टैंड इन द इलेक्शन ऑफ द स्टेट और पार्लियामेंट। अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 जो कि आपका बाद में अमेंड हुआ और बाद में अमेंड होकर के ये प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1976 आया, जिसमें से इस सजा को बढ़ा दिया गया। जो 6 महीने की सजा थी उसे 2 साल तक का कर दिया गया। जो 500 रुपए का जुर्माना था उसे 2000 रुपए तक का कर दिया गया। फर्दर एट्रोसिटी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 आया, जिसमें यह भी चीज कहा गया कि कोई इस तरह का प्रैक्टिस जो करेगा वो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसमें विक्टिम को रिलीफ भी दिया गया, इवन यहां तक कि स्पेशल पुलिस और स्पेशल सर्विसेज, इनको स्पेशल कोर्ट की भी व्यवस्था की गई और यदि जरूरत पड़ेगी तो स्टेट यहां पे SC/ST क्लास को सेल्फ डिफेंस के लिए आर्म्स वगैरह का भी अरेंजमेंट कर सकता है। तो टाइप ऑफ अनटचेबिलिटी जो हमने देखा कि किसी को पब्लिक एंटरटेनमेंट प्लेस पे नहीं जाने देना, किसी को वर्शिप के प्लेस पे नहीं जाने देना, किसी को किसी जाति विशेष को लेकर के किसी तरह की बात की प्रीचिंग करना, तो ये सारी चीजें जो है अनटचेबिलिटी के टाइप में आते हैं। तो ये हमने आर्टिकल 17 के जो प्रोविजंस थे उसको डिस्कस किया। अब हम देखते हैं आर्टिकल 17 के अंदर जो कुछ केस स्टडी है, इससे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। कुछ केसेस हैं जिसका जस्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टिल देन आई थिंक दैट एंड आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 17 which is important for every person. Till then, thank you. Now we are going to discuss some cases under article 17. दोस्तों, जैसा कि हमने आर्टिकल 17 में देखा कि आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी के एबोलिशन के लिए बनाया गया हुआ है और किसी के साथ ऑन द बेसिस ऑफ caste or any other thing, nobody can do practice of untouchability. And if anybody adopts the practice of untouchability, in that case he shall be punishable by law. तो इसमें कुछ केसेस हुए थे अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में, तो इसमें से 1-2 केसेस को हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। आइए फ्रेंड्स, तो सबसे पहला जो केस है हमारा द स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस अप्पा बालू इंगाले का केस है। द स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस अप्पा बालू इंगाले। ये केस दोस्तों जो हुआ था, ये बेसिकली आर्टिकल 17 के को एनफोर्स करने के लिए ये केस आया हुआ था।
और ये केस बेसिकली जो हमारे सोसाइटी में प्रिवेल है, अनटचेबिलिटी या पहले जो बहुत ज्यादा हुआ करता था कंपैरेटिवली, अब तो ये कम हुआ है, उसी के रिगार्डिंग था। बेसिकली यहाँ पे क्या था कि कुछ एक नया बोरवेल डिग किया गया था पानी की सुविधा के लिए, जो आम पब्लिक को पानी आसानी से उपलब्ध हो सके। वहां पे अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस किया जा रहा था। कैसे किया जा रहा था कि यहाँ पे जो लोग थे उनके साथ जाति के आधार पे क्या किया गया था दोस्तों, तो जाति के आधार पर इन्हें पानी भरने से रोका गया था। यानी कि जो कुछ उसमें उच्च वर्ग के लोग थे, जो सवर्ण लोग थे, उन लोगों ने कुछ का लोगों को जो कि हरिजन कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे थे, उन्हें पानी भरने से रोका था, जो कि आर्टिकल 17 के प्रोविजन के अगेंस्ट में है। तो बेसिकली यहाँ पे जो हुआ था, इट वाज सेड इन दिस केस दैट द पर्पस ऑफ आर्टिकल 17 इज टू एस्टैब्लिश the moral roots which have been lost by society because of the discrimination on the basis of caste। और इसमें 4 हरिजन लोगों ने अपनी टेस्टिमोनी भी लिख के दिया हुआ था। तो यही चीज इस बेस में यहाँ पे किया गया था कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए है, जो एबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज है, वो सबके लिए अवेलेबल होगा और जो भी चाहे इसे यूज कर सकते हैं। इसे किसी भी सूरत में किसी भी तरह से किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से एक दूसरा केस था जो कि बड़ा ही प्रिवेलिंग केस माना जाता है, सफाई कर्मचारी एंड अदर्स, सफाई कर्मचारी आंदोलन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। दोस्तों इस केस में जो है आर्टिकल 32 के तहत रिट पिटीशन फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। और बेसिकली इसमें जो थे स्कैवेंजर्स वो लोग होते हैं जो कि हमारे यहाँ पे जो टॉयलेट वगैरह होता है उसकी सफाई करने का काम करते हैं, गटर वगैरह जो होते हैं उसकी सफाई करने का काम करते हैं, उन्हें स्कैवेंजर्स कहा जाता है। तो यहाँ पे जो एनफोर्समेंट किया गया करने को कहा गया था, मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेटरिन प्रोहिबिशन एक्ट 1993 था, उसे जो है यहाँ पे एनफोर्स करने के लिए कहा गया था। और इसमें से कुछ मांग की गई थी, कुछ डिमांड रखा गया था। एक तो सबसे पहला डिमांड जो इसमें रखा गया हुआ था वो ये था कि रिहेबिलिटेशन ऑफ द मैनुअल स्कैवेंजर्स। दूसरी बात यहाँ पे क्या कहा गया था कि जो हमारे स्कैवेंजर्स हैं, जो भी सफाई कर्मचारी लोग हैं, उनके लिए यहाँ पे हमारे स्कॉलरशिप की व्यवस्था, उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था अलग से होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि प्रोवाइडिंग वन टाइम कैश असिस्टेंस, कि इनकी फैमिली को, इनके जो स्कैवेंजर्स हैं उनकी फैमिली को वन टाइम कैश असिस्टेंस की भी बात की गई थी। नेक्स्ट क्या चीज था कि इसमें से स्कैवेंजर्स की जो फैमिली है, हर फैमिली के एक पर्सन को, एटलीस्ट एक पर्सन को जो लाइवलीहुड के चला सके, इसके लिए स्किल ट्रेनिंग की देने के लिए मांग रखी गई थी। तीसरा क्या था कि लीगल असिस्टेंस, उन्हें कभी भी जो जरूरत पड़े तो उन्हें लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाना चाहिए। यदि किसी भी स्कैवेंजर्स की डेथ हो जाती है तो उस केस में उनकी फैमिली को कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है इस केस में रखा गया हुआ था और इसमें से कई चीजें पूरी भी की गई। तो बेसिकली यही दो चीजें जो है, दो केसेस जो है हम यहाँ पर डिस्कस करना था। तो आपने ये देखा कि आर्टिकल 17 जो है वो एब्सोल्यूट प्रोविजन है, इसमें किसी भी तरह का कोई प्रोविजन नहीं दिया गया हुआ है। इसमें इन दो केस के अलावा भी कुछ केसेस डिस्कस किए थे और हर केस का बेसिकली एक ही जिस था, इसलिए मैंने यहाँ पे ज्यादा केसेस डिस्कस नहीं किए हैं कि अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड। और यदि कोई इसकी प्रैक्टिस को अडॉप्ट करता है देन ही मस्ट बी पनिशेबल इन द आइज ऑफ लॉ। और उसके लिए वेरियस एक्ट्स भी बनाए गए हैं जो कि लास्ट क्लास में आपने देखा। तो आई होप कि आप लोगों को ये पूरा का पूरा प्रोविजन जो है आर्टिकल 17 का ये क्लियर हो गया है। बेसिकली इसमें आर्टिकल 17 से बहुत ही छोटे क्वेश्चंस कंपनी सेक्रेटरीज के एग्जाम में आते हैं, लेकिन जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं या जो जुडिशरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये
कंपैरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस वगैरह आते रहते हैं, खास करके जो एक्ट्स वगैरह जो लॉ इसको इंप्लीमेंट करने के लिए बनाए गए हैं उनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो प्लीज आप लोग इस चीजों को जो है सो इनके जो इससे रिलेटेड जो लॉ है, जो एक्ट्स है, उन चीजों को भी देखें और फर्दर केस स्टडी भी आप इसमें रेफर कर सकते हैं। सो टिल देन आप लोग को यदि कोई क्वेरी हो तो इससे हमारे कमेंट बॉक्स में, हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। टिल देन थैंक यू।